देश की सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, जिसको पास करने के लिए धैर्य और अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। सफलता पाने के लिए असफलता के मोड़ पर भी ठहरना पड़ता है। ऐसे में पूरी लगन, निष्ठा और धैर्य के साथ प्रयास साथ रहेंगे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। ये कहना है वर्ष 2024 में यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुए आदर्श कुमार पांडे का, जिनका 28वीं रैंक प्राप्त हुई है। आज राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल पर संपादक निदेशक संजीव श्रीवास्तव से आदर्श कुमार पांडे की हुई बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। आप भी जानिए कि आदर्श कुमार पांडे ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया चैनल के आरती न्यूज चैनल से हम समय समय पर विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से मिलाते रहते हैं। आज उसी कड़ी में हम एक और शुरुआत कर रहे हैं। प्रशासनिक सेवा में कार्य करने वाले अधिकारियों को भी हम इस चैनल पर मौका दे रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है वर्ष 2024 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता प्राप्त किए आदर्श कुमार पांडे जी। आदर्श कुमार पांडे जी ने सिविल सर्विस की 2024 की परीक्षा पास की है और अभी जो 2 दिन पहले रिजर्व लिस्ट निकली है उसमें 140 लोगों में जो लिस्ट है उसमें 28वीं रैंक के आप सूची में आपका नाम आया है। मिलाते हैं आपको आदर्श जी से। आदर्श जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो हमारे दर्शकों को राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के माध्यम से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आदर्श पांडे है। मैं अमेठी जिले का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश राज्य से, और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था यूपीएससी का। इस बार मुझे रिजर्व लिस्ट में 28 रैंक हासिल हुई है। आपने यूपीएससी की परीक्षा आप दें और आईएएस की परीक्षा बन के आप देश की सेवा करें, ये सपना आपको पहली बार कब आया? एक्चुअली ये चीज़ मेरे दिमाग में 11th क्लास में आई थी, जब मैं एक्चुअली पिताजी मेरे तहसील में अमीन पद पर कार्यरत हैं और उनका जो लोगों के प्रति हमेशा एक परोपकार की भावना रही, लोगों के लिए काम करने की भावना रही और एडमिनिस्ट्रेशन से उनका जो एक लगाव रहा, उसने इस तरफ से मुझे प्रेरित किया। उसके बाद मैंने 12th के बाद इसके लिए आगे कदम बढ़ाया। एलएलबी के थ्रू मैंने एलएलबी अपना किया और फिर 4th ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। आपने प्रिपरेशन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू की और प्रिपरेशन के दौरान आपको किन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, उस पर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार है। एक्चुअली मेरा ऑप्शनल लॉ रहा है, तो मैंने प्रिपरेशन 4th ईयर से ही अपने पहले ऑप्शनल पे ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। साथ में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा, रीडिंग चालू हो गई थी। फिर मैंने 5th ईयर में अपीयरिंग में ही पहला अटेम्प्ट दिया अपना। और स्ट्रगल्स का कहें तो देखिए लंबी जर्नी होती है। ये कोई एक इतनी बड़ी परीक्षा है और ऊपर से अनसर्टेनिटी का बड़ा रोल रहता है इसमें। अब सोच के तो आते हैं पहले अटेम्प्ट में आईएएस निकल जाएगा, लेकिन जब फेलियर का सामना होता है तब आपको सेल्फ डाउट वगैरह होना चालू होता है। और इस बीच में आपको धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस बहुत बड़ा रोल निभाता है इसमें। और उसके बाद से फिर कंसिस्टेंटली आपको वर्क हार्ड तो अपना करना ही पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैं लगा रहा कि तीसरे अटेम्प्ट में जाके सफलता हासिल हुई। आपको लगता है कि किसी भी विफलता को देख के अपनी सफलता का लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर कोई विफल व्यक्ति सामने आता है, वो नकारात्मक ऊर्जा भी अपने ऊपर देता है, तो आपको अपनी सकारात्मकता को तटस्थ बनाए रखना चाहिए और कर्मठ होते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे तो सफलता निश्चित मिलेगी। मेरा मानना ऐसा है कि आपका यह मंतव्य है। आपने जो संघर्ष किया और आपने भारतवर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा को पास किया, बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे। कोई ऐसा क्षण अपने जीवन का बताइए जिसमें आपको लगा हो कि मैं सिविल सर्विस में सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, और कभी ऐसी फीलिंग आपको हुई है तो किसी ने मोटिवेट किया हो आपको, कभी कोई ऐसा क्षण आपके जीवन में आया हो तो उसको शेयर करें। जी, एक्चुअली जब मैं सेकेंड प्रीलिम्स में दोबारा फेल हुआ तो उस क्षण मुझे लगा कि क्योंकि मैं एकेडमिक्स में हमेशा अबव एवरेज रहा हूँ थ्रू आउट अपने पूरे करियर में, तो सेकेंड प्रीलिम्स में फेल होने के बाद एक जो निराशा हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से दुखदाई थी। लेकिन मेरा परिवार जो है, बहुत सारा मैं संयुक्त परिवार से आता हूँ और सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है थ्रू आउट, खासकर मेरे चाचा चाची का। तो उन्होंने इतना हमेशा मोटिवेट करके रखा कि नहीं तुम लगे रहो, हम लोग हैं, तुम साथ हैं, सबकी बैकिंग है, परिवार का सपोर्ट थ्रू आउट रहा मुझे और वही मोटिवेशन भी दिया मुझे आगे बढ़ने का।
जब आप संयुक्त परिवार से आते हैं तो आप प्रशासनिक सेवा में आने के बाद भी कहीं अगर आपको ये अवसर मिलता है कि संयुक्त परिवार को सपोर्ट करना होगा तो ये कि आपकी भावना हमेशा सकारात्मक रहेगी। जी, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा इससे बहुत ही हमारे परिवार का ये ऐसा रहा है, सब एकजुट होकर एक दूसरे के सपोर्ट में, कभी कोई नकारात्मकता नहीं रही, सब हमेशा एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना रखे हैं। आईएएस की परीक्षा आपने पास कर ली है और इसका श्रेय पूरे समाज में अगर आपसे पूछा जाए तो ये श्रेय आपको किसका देना चाहते हैं? देखिए, इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा अगर देना चाहूँगा तो मैं अपने जितने भी परिवार के संयुक्त परिवार से ही वही बात आती है। सबसे ज़्यादा श्रेय मेरी चाची का, मेरे चाचा का, फिर पापा मम्मी, बड़े पापा बड़े मम्मी, तो परिवार में सभी का सहयोग बहुत रहा। संयुक्त रूप से सारे परिवारीजनों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा और ये सारा का सारा श्रेय आपके परिवारजनों को जाता है। अब आप सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो गए हैं और आपने जो सपना देखा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके सिविल सर्विस में जाऊं और आपका वो सपना पूरा हो गया। अब अपना वो मंतव्य बताइए हमारे दर्शकों को कि अब आप इस सेवा में आने के बाद क्या करना चाहते हैं, क्या आपके मन की ललक है, आप करना क्या चाहते हैं समाज में अधिकारी बनकर? जैसा मुझे लगता है कि कोई भी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में आना चाहता है उसका पहला मोटिवेशन होता है समाज के लिए कार्य करना। वो हमेशा समाज के उस वर्ग तक पहुंचना चाहता है जो जिसके पास पहुंचने के लिए, जिसके लिए वो बाध्य होता है करने के लिए, और लोगों की मदद करना, लोगों के लिए अवेलेबल रहना, उसके लिए ये परीक्षा सबसे ज़्यादा मौका देती है आपको अलग अलग जगह जाके अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की मदद करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसी को कंटिन्यू भी करना चाहूँगा अपने फ्यूचर लाइफ में मैं। तो आप सेवा में आकर के समाज की जो विधा है जिसकी वजह से आप आए हैं समाज में, आप उसको कंटिन्यू करके देश में जो आपकी जरूरत है, आपके लायक आपको बनाया गया है, उसमें आप हमेशा निरंतर। अब आदर्श जी, आपसे अगला और मेरा आखिरी प्रश्न ये होगा कि लाखों बच्चे इस परीक्षा के लिए लालायित रहते हैं। आज जिस शहर में देखिए सबसे ज़्यादा एक व्यापार बन गया है शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, कि हर तीसरा आदमी अब ये सोचता है कि आईएएस की कोचिंग खोल ली जाए तो आईएएस उसमें पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वो तो उनका अपना लब है, लेकिन वो जरूर करोड़पति हो जा रहा है चंद दिनों में। ऐसी एक आम शोहरत सी हो गई है। तो जो बच्चे ये भावना लेके आते हैं कि कोचिंग में जाके मैं आईएएस बन जाऊंगा या मुझे कोई अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा कोई ऐसा वो मिलेगा और फिर मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो ऐसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, या जो लोग संसाधन पाने के बाद भी जो तैयारी कर रहे हैं उसके बाद सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उन बच्चों को कौन सी विधा अपनानी चाहिए? क्योंकि आप सफल अभ्यर्थी हैं, अभी तक आप रनिंग थे, अब आप बिगिनिंग उसमें आ गए हैं, जीत गए हैं अपने खेल में। तो एक जीते हुए खिलाड़ी के रूप में आप ये बताइए कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं आईएएस परीक्षा देने के लिए, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशनल चीजें बताइए जिससे उनको लाभ प्राप्त हो आपकी योग्यता से। देखिए, ये एग्जाम एक मैराथन की तरह होता है, तो इसमें आप जब इंटर करते हैं तो पहली चीज आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। और सेल्फ मोटिवेशन के साथ एक और चीज कहना चाहूंगा, मोटिवेशन तो एक टाइम के बाद कभी कभी आपका फेड भी करेगा, डिसिप्लिन आपको सबसे पहले होना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लगातार निरंतर उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं तब आप इस परीक्षा में घुसिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात रही बात कोचिंग इंडस्ट्री की, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको नीड नहीं है, तो कोई आवश्यकता नहीं होती है कोचिंग की। बट अगर आपको नीड है, आपको लग रहा है किसी और बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं इस एग्जाम को देने के लिए, तो आपको जरूरत पड़ती है कोचिंग की, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिविटी नहीं तो आजकल मार्केट में जब से डिजिटल इंडिया का चल रहा है तब से सारी चीजें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे, आप बहुत सारी चीजें सब अवेलेबल है मार्केट में। तो ये सारी चीजें हैं, आप अपनी परीक्षा वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आजकल अभ्यर्थी गांव से भी रह के पढ़ रहे हैं, सब आज इंटरनेट की सुविधाएं हैं हर जगह। तो ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आप कहीं दिल्ली, मुखर्जी नगर या यहाँ से जाके ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी रह के आप अपनी शिक्षा कंप्लीट कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं इसमें। और आपको ये पेशेंस तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ आपको घुसना पड़ेगा इस एग्जाम में। आप बहुत ज़्यादा इसको स्प्रिंट की तरह नहीं ले सकते हैं कि एक क्षण में सफलता मिल जाएगी, फेलियर के लिए भी बराबर तैयार रहना पड़ेगा। ये मैंने अपने 2 अटेम्प्ट में ये सीखा है। आपके मुताबिक अनुशासन और धैर्य इस परीक्षा के लिए 2 बहुत बड़ी योग्यताएं चाहिए। अगर आप अनुशासित रह करके चीज़ों को समझ सकते हैं, समय से अपनी चीज़ों को रख सकते हैं और धैर्य के साथ अगर आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, मेरा जहाँ तक मानना है। आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और बच्चों को मोटिवेशनल चीज़ें बताईं
अपना लक्ष्य बताया, परीक्षा कैसी देनी चाहिए उस पर भी आपने प्रकाश डाला, और आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देश की सेवा कैसे करना चाहेंगे इस पर भी प्रकाश डालिए। अब राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए भी आप अपना वक्तव्य कुछ दीजिए। राष्ट्रीय प्रस्तावना का बहुत बहुत आभार ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। ये पहला मेरा एक पब्लिक अपीयरेंस है निकलने के बाद एग्जाम का, तो बहुत बहुत आभार आपका भी। धन्यवाद। ये थे आदर्श पांडे जी, जिन्होंने 2024 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली है, और अब ये इनका जीवन का ये पहला पॉडकास्ट है। इसके लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि ये जिस पद पे रहें, जैसे भी रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें और समाज की इसी तरीके से सेवा करते रहें। इसी के साथ आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।